गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशीष कुमार यादव। मैं अग्रसेन ITI कोका भिलाई के फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण अधिकारी हूँ। आज हम फिटर ट्रेड के द्वितीय वर्ष के टॉपिक हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपन आज इसमें देखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है और ये किस टाइप से वर्क करता है और इसके टाइप्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक मैकेनिक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक मैकेनिक्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको ये चीज़। सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं सबसे पहले कि हमारा फ्लूइड पावर क्या होता है। ठीक है, मतलब तरल ऊर्जा क्या होता है। डेफिनेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक प्रणालियों में उपयोगी कार्य करने हेतु तरल ऊर्जा जैसे कंप्रेस्ड तरल, ठीक है, एवं गैस की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तरल ऊर्जा हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक दोनों ही प्रणालियों में समान रूप में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोलिक प्रणाली में द्रव्य में कौन कौन से, पेट्रोलियम आधारित तेल का प्रयोग करके शक्ति संचरित की जाती है, जबकि न्यूमेटिक प्रणाली में गैस, मतलब सीधी सीधी बात है। अगर आप इस तरल ऊर्जा से ही समझना चाहे तो हाइड्रोलिक एनर्जी में कंप्रेस्ड फ्लूइड का यूज किया जाता है और न्यूमेटिक एनर्जी में उसमें हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें से हमको पता चल गया। आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जबकि न्यूमेटिक प्रणाली में गैस का प्रयोग किया जाता है शक्ति संचयित करने के लिए, परंतु तरल ऊर्जा का उपयोग करने वाली ये दोनों प्रणालियां व्यवहार तथा प्रदर्शन में मौलिक रूप से भिन्न होती है, मतलब डिफरेंट होती है। हाइड्रोलिक अलग चीज है और न्यूमेटिक अलग चीज है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तरल ऊर्जा के उपयोग से इन प्रणालियों में गियर तथा लीवर वाली जटिल प्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो गई है। तरल ऊर्जा को सोलेनॉइड, वॉल्व, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, माइक्रोप्रोसेसर इत्यादि प्रौद्योगिकियों में प्रभावशाली रूप से संयोजित करके अनेक प्रकार के उपयोगी कार्य के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तरल ऊर्जा के हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग्स, ठीक है, ये सब चल रही है। तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा हाइड्रोलिक मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, कोई भी कार्यकारी या कंट्रोल प्रणाली जिसमें तरल का उपयोग ट्रांसमिटिंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रणाली। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। ठीक, मतलब मैंने जैसे कुछ देर पहले आपको बताया कि हाइड्रोलिक में कंप्रेस्ड फ्लूइड का यूज होता है। ठीक है, जैसा कि हमने गियर ट्रांसमिशन में अभी तक पढ़ रहे थे कि पावर ट्रांसमिशन में अपन पढ़ रहे थे कि एक जगह से पावर को दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है। तो अब अपन इसमें आगे डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में ट्रांसमिटिंग फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, ऊर्जा को संचरित किया जा रहा है। कोई भी कार्यकारी या कंट्रोल प्रणाली जिसमें तरल का उपयोग करके, ठीक है, ये लाइन ध्यान दीजिए, तरल का उपयोग करके ट्रांसमिटिंग फ्लूइड के रूप में किया जा रहा है। तरल का उपयोग मतलब फ्लूइड का उपयोग, किसी भी टाइप का फ्लूइड का उपयोग ट्रांसमिटिंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रणाली कहते हैं। हाइड्रोलिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हाइड्रा जिसका अर्थ होता है पानी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तथा ऑलिक जिसका मतलब होता है पाइप। ठीक, अपने को क्लियर हो गया कि हाइड्रोलिक क्या होता है। हाइड्रोलिक बना है हाइड्रा और ऑलिक से। हाइड्रोलिक का अर्थ होता है पानी, ऑलिक का अर्थ होता है पाइप। आगे देखते हैं, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के अंतर्गत तरल पदार्थ के प्रवाहक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वह प्रणाली जिसमें दाब युक्त तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोलिक प्रणाली की जाती है। मैंने बताया कि कंप्रेस्ड फ्लूइड का अपन यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रणाली। हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के अंतर्गत तरल को एक निश्चित सीमा तक दबाकर बल अथवा ऊर्जा के रूप में संचरित किया जाता है, मतलब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें प्रयुक्त इनपुट अवयव पंप तथा आउटपुट अवयव एक्चुएटर कहलाता है। ठीक है, इनपुट जो होता है वो होता है पंप और जो आउटपुट होता है वो होता है एक्चुएटर। ये दोनों चीज ध्यान देने लायक है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का प्रयोग तरल पदार्थों के प्राकृतिक गुणों जैसे घनत्व, श्यानता, डेंसिटी, वेस्कोसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन आदि पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रायः सभी तरल पदार्थों का सामान्य व्यवहार एक समान होता है। ठीक है, मतलब लगभग जितने भी टाइप के फ्लूइड होते हैं वो कहीं ना कहीं सेम उसमें स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जैसे इंजन प्रचलन, विद्युत उत्पादक जनित्रों, कृषि क्षेत्रों आदि में एक तकनीक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाहनों की ब्रेक प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ब्रेक्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, स्टीयरिंग में भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है। हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में सामान्यतः प्रयुक्त तरल जो होता है वो होता है ऑयल, तेल। ठीक है, इसके बाद हम इस टॉपिक में आगे देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का सिद्धांत क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। सबसे पहले इसमें आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के सिद्धांत से आशय है इसमें प्रयोग होने वाले उन सिद्धांतों से है जिन पर इंजीनियरिंग तथा तकनीकी की विविध मशीनें निर्भर करती है एवं प्राचलन क्रिया करती है, अतः ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। ठीक है, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का आधारित सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला अपन देखते हैं पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल का नियम क्या होता है, डेल पी इक्वल्स टू रो जी डेल एच। अब अपन डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं क्या बोलता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम बोलता है कि हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल, इन्हीं के नाम पर इसको पास्कल का नियम बोला गया, ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ये सुनिए, चारों तरफ से घिरे असंपीडित तरल पदार्थ में किसी बिंदु पर जितना दाब परिवर्तन किया जाए अर्थात दाब को घटाया बढ़ाया जाए तो उस तरल पदार्थ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर भी दाब में उतना ही परिवर्तन होगा। मान लो अगर आपने नॉर्मली अगर एक्सपेरिमेंट के लिए देखा जाए, अगर आप किसी एक ग्लास में, ठीक है, किसी एक ग्लास में अगर नॉर्मल वाटर भर के रखते हैं और उसके किसी एक पॉइंट पे आप कोई भी प्रेशर देते हैं, चाहे उसको अपनी उंगलियों से टच करते हैं या फिर चाहे किसी भी चीज से, अगर आप किसी एक पॉइंट पे भी टच करेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा वो, तो उस तरल पदार्थ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर भी दाब उतना ही परिवर्तित होगा, मतलब जितना एक पॉइंट पे होगा उतना ही उस तरल पदार्थ के हर एक पॉइंट पे चेंजेस आएगा। मतलब फिर से देखिए, चारों तरफ से घिरे असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पदार्थ के किसी बिंदु पर दाब परिवर्तन किया जाए, मतलब अगर छोटा सा भी चेंजेस करो, दाब परिवर्तन किया जाए अर्थात दाब को घटाया बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उस तरल पदार्थ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर भी दाब में उतना ही परिवर्तन होगा। इसको अपन फॉर्मूला से देखते हैं, डेल पी इक्वल्स टू रो जी एच, जिसमें डेल पी होता है तरल स्थितिकी में दाब, ठीक है, पी प्रेशर, रो यानी घनत्व होता है, इसको बोलते हैं रो डेंसिटी, तरल का घनत्व। उसके बाद जो जी है वो गुरुत्वीय त्वरण का अंतर, और डेल एच को अपन प्रदर्शित करते हैं गहराई पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के ऊंचाई में अंतर। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्कल का नियम। इसमें टिप्पणी क्या है, देखिए, एच गहराई तक स्थित किसी भी बिंदु पर दाब का मान निम्नलिखित है, सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है, P इक्वल्स टू पी नॉट माइनस रो जी एच। ठीक है, जहां पर पी नॉट है द्रव की स्थिति पर, द्रव्य की सतह पर दाब। अब आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, इसमें दिखा रहा है पास्कल का नियम। देख लो, मान लो अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है और फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, P1 और P2 इक्वल है, अपन किसी भी जगह पे भी फोर्स अप्लाई करें तो पूरे द्रव्य में चेंजेस आएगा। ठीक है, इसको आप पीडीएफ में अच्छे से देख पाएंगे, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ में। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के अनुसार क्या होता है हाइड्रोलिक्स। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतया आंशिक रूप से डुबोया जाता है, मतलब इमर्स किया जाता है, मतलब डालना किसी को भी, तो तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है, मतलब आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर किसी भी चीज में, जैसे मान लो वाटर पे आप किसी भी चीज को डुबाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज का विरोध करता है, ये उसी बल की बात कर रहा है। तो तरल उस वस्तु को ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद अपन इसमें आगे देखते हैं, किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाए जाने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में आई इस आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होती है। मतलब अगर इसको अपन फॉर्मूला के बेस पे देख सके तो वस्तु का आभासी भार इक्वल्स टू वस्तु का भार माइनस तरल का उत्प्लावन बल। नीचे देख सकते हैं वस्तु का भार माना विस्थापित तरल का भार। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कैविटेशन क्या होता है। ठीक,
हाइड्रोलिक पाइपलाइन तथा अन्य जैसे आंतरिक बंद वायु के बुलबुले पॉकेट्स को कैविटेशन कहते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली कभी कभी देखा होगा कि पानी में छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं अपन कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन के कारण स्थैतिक दाब वाष्प दाब में कम होता है। इसके कारण निर्मित वाष्प संघनित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप दाब के झटके व आवाज तथा ऑयल गर्म हो जाता है तथा ऑयल का प्रवाह अशांत हो जाता है। इसलिए पाइपलाइन में ऑयल का प्रवाह एक धारा रेखा अथवा लेमिनर, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। बर्नौली के हिसाब से क्या होता है, तेल में उपस्थित गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो अपनी गति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा दाब के कारण उत्पन्न होती है। इन दोनों ऊर्जाओं का योग कुल ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, तेल में उपस्थित गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो अपनी गति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा दाब के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इन दोनों ऊर्जाओं का योग कुल ऊर्जा होता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोलिक क्या होता है, तरल की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। तरल के प्रवाह के दौरान जब एक प्रतिबंध आरोपित किया जाता है तो प्रवाह बढ़ जाता है तथा दाब घट जाता है। यदि प्रवाह घटता है तो तरल का दाब बढ़ता है। ठीक है, अपन डायग्राम में देख सकते हैं इस चीज को, ये बर्नौली का पाइप की आसान आकृति। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि मूलभूत हाइड्रोलिक प्रणालियां क्या क्या होती है। बेसिक हाइड्रोलिक प्रणाली, सबसे पहला देख पा रहे हैं अपन हाइड्रोलिक द्रव्य को स्टोर करने हेतु एक रिजर्वायर। ठीक है, उसके बाद प्रणाली को द्रव्य दाब उपलब्ध कराने हेतु एक पंप, द्रव्य के प्रवाह की दिशा, ऐसे ही बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, अपन एक डायग्राम भी देख पा रहे हैं, ये जिसमें डबल एक्टिंग सिलेंडर लगा हुआ है, रिटर्न लाइव पिस्टन लगा हुआ है, 2 पिस्टन वॉल पंप लगा हुआ है, प्रेशर लाइन लगा हुआ है। इसमें उच्च दाब द्रव्य ब्लैक से है और निम्न दाब लाइनिंग से है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो देख पा रहे हैं आप, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स से संबंधित पदावली, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला बल दिया हुआ है। बल क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है, मैं अब तब भी बता देता हूँ, जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गति की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसको F से डिनोट करते हैं, मतलब F = ma। ठीक है, जिसमें m द्रव्यमान, a त्वरण है और F बल है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं दाब। दाब किसको बोलते हैं आप सभी को पता है, तब भी देख लीजिए डेफिनेशन में, किसी तरल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है, ठीक है, उसके परिणाम को उस तल पर पड़ने वाला दाब कहते हैं। यह दाब वायुमंडल के कारण होता है। माना एक बंद पात्र में a क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर आरोपित बल, मतलब इकाई क्षेत्रफल, दाब का फॉर्मूला देख सकते हैं, P = F/A। ठीक है, ये PDF में और अच्छे से देख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है। अपन डेफिनेशन में देखते हैं, तरल पदार्थ के आंतरिक घर्षण को श्यानता कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में तरल पदार्थ के आंतरिक घर्षण को श्यानता कहते हैं। इसको और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं PDF में। ठीक है, श्यान बल का सूत्र देखिए, F = A/A del V del y, जिसमें del V del y वेग प्रवणता है, ईटा श्यानता गुणांक है और A परतों का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं औद्योगिक प्रणालियों का विवरण दिया गया है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसको भी मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा, उसके बाद आप देख पाएंगे। ये मैंने इस वीडियो में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एडवांटेज के बारे में देख लीजिए। हाइड्रोलिक प्रणाली उच्च शक्ति घनत्व वाली ऊर्जा ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं क्लियरली, इसमें मैंने एडवांटेजेस के बारे में बताया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये हमारा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रणाली की, और ये लास्ट में मैंने बताया है इसके एप्लीकेशंस देखिए। वर्तमान में हाइड्रोलिक प्रणाली का उपयोग अधिकांश मशीनों प्रणालियों जैसे हाइड्रोलिक प्रचलित कुर्सियों, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, बुलडोजर इत्यादि में किया जाता है। ये सब इसके अनुप्रयोग होते हैं। मैं PDF सेंड करूंगा आप सभी को, उसमें आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अच्छे से समझ और देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको आज हाइड्रोलिक के बारे में बताया। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन न्यूमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो मेरे को आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।